नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज वाराणसी के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल सहित वाराणसी के कई कोविड अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। वाराणसी में बीएचयू के स्टेडियम में हाल ही में डीआरडीओ का अस्थायी अस्पताल शुरू किया गया था। पीएम मोदी इस अस्पताल के साथ जिले के गैर कोविड अस्पतालों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों और भविष्य की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। इस बाबत पीएम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर गुरुवार की रात पोस्ट करते हुए जानकारी दी थी। तो आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए उनका ट्वीट भी दिखाते हैं। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने। 21 मई को सुबह 11 बजे काशी में कोविड-19 रोकने के लिए अथक प्रयासों पर डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी। 21 मई को सुबह 11 बजे काशी में कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक में करूंगा। डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों से बातचीत करता नजर आऊंगा। ये प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। तो डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। 21 मई को सुबह 11 बजे काशी में कोविड-19 कि तमाम इंतजामातों की समीक्षा भी प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। इस बात की इत्तला प्रधानमंत्री ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? फिलहाल में जो प्रधानमंत्री ने ट्विटर हैंडल पे करके यह स्पष्ट कर दिया कि वाराणसी में वो बात करेंगे। फिलहाल में उसकी जो तैयारियां हैं और कमिश्नरी सभागार में तैयारियां की गई हैं, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, तमाम लोगों को बुलाया गया है, जहां प्रधानमंत्री वीसी के जरिए लोगों से बात करेंगे और जमीनी हकीकत खंगालने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है वाराणसी की, ग्रामीण हो चाहे शहर हो, उनके संसदीय क्षेत्र की क्या मॉनिटरिंग चल रही है, किस तरीके से मेडिकल उपचार चल रहा है, तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास करेंगे। तदोपरांत उसके बाद डीआरडीओ में वीसी करेंगे। जो आर्मी द्वारा निर्मित हॉस्पिटल है पंडित राजन मिश्रा, उसकी भी स्थिति को खंगालेंगे कि क्या स्थिति है, वहां मरीजों को किस तरीके से उपचार दिया जा रहा है, क्या सुविधाएं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये काफी मायने रखेगा। प्रधानमंत्री जो हकीकत को देखने के लिए खुद। धर्मेंद्र, अभी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने तो साफ तौर पर कह दिया, वाराणसी की तारीफ भी उन्होंने गुजरात में जाकर के कर दी थी और वाराणसी मॉडल का जिक्र भी वो करते नजर आए बार बार, लेकिन वाराणसी की एक्चुअल स्थिति क्या है ग्राउंड जीरो पर, ये आप तमाम दर्शकों को प्लीज बताइए। देखिए पूजा, फिलहाल में जो स्थिति शुरुआती दौर की रही और मध्यम दौर की रही, वो स्थिति काफी भयावह वाराणसी की रही। कोविड पेशेंटों की जो वृद्धि रही, लगातार 2400 से 3000 की स्थितियां बनी रही और हॉस्पिटलों में बेड की स्थिति एकदम दर से बदतर से स्थिति हो गई थी और लोग बेड ढूंढने के लिए मजबूर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वाराणसी की जो स्थिति रही काफी भयावह रही, लेकिन उसको जिला प्रशासन, पुलिस ने जिस तरीके से मॉनिटरिंग किया, मेडिकल टीम लगी और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मिनिस्टर लगे, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को धीरे धीरे मॉनिटरिंग करके संभालने का प्रयास किया गया। आज जो स्थिति फिलहाल वाराणसी की है काफी सामान्य है और जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा रही कि दर बदर उसको नियंत्रण में लाया जाए, तो कहीं ना कहीं इस समय नियंत्रण में है। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अब बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड की। जी हां, कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर कोविड के खिलाफ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी आज लखीमपुर खीरी जिले का दौरा करेंगे। सीएम योगी लखीमपुर में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान उनसे सुझाव भी मांग सकते हैं। बताया जा रहा है कि योगी इस बीच किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जा सकते हैं। तो सीएम को कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अब से कुछ देर में रवाना होने का प्लान था सीएम का राजधानी से और लखीमपुर खीरी वो पहुंचने वाले थे, लेकिन लखीमपुर खीरी में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस बात की जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसी के चलते शायद सीएम का दौरा टल भी जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या बारिश का इस समय स्थिति क्या है लखीमपुर खीरी की? कोविड सेंटर पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से सीएम योगी का प्लेटफॉर्म 700 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जिले में एक कदर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है, सारी ध्वस्त हो गई है। इसको लेकर के जो बड़ी तैयारी की गई थी मुख्यमंत्री के आगमन पर, वो सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है और कोविड सेंटर का निरीक्षण करने वाले थे। उसके बाद यहाँ से कलेक्टर सभागार में मीटिंग करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ, लेकिन यहाँ तक सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पानी के चलते देखी जा रही है। ठीक है हिमांशु, अभी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सीएम आने वाले थे, कितनी देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सुनिश्चित है कि उनका दौरा होगा? अभी तक जहाँ तक सूत्रों की माने तो दौरा कहीं न कहीं निरस्त होने की हवा उड़ रही है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभी दौरे की क्या कंडीशन है। जी ठीक है, आपके पीछे कुछ अधिकारी तमाम खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करने की हिमांशु कोशिश कीजिए, अगर आप इन तक पहुंच पाए तो, या वो आप तक आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोविड सेंटर पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ कुछ अधिकारी लोग तो नहीं है, लेकिन कर्मचारी लोग हैं कोविड सेंटर के। इनसे वार्ता करता हूँ और पूछता हूँ क्या कुछ तैयारी की गई है और दौरे के बारे में क्या कुछ जानकारी है। जी, क्या मुख्यमंत्री को लेकर के क्या तैयारियां की गई है? चलिए हिमांशु, आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जितनी तमाम स्थितियां आपने दिखाई हैं ये तो समझ में आ रहा है कि बारिश ने सारी तैयारियों को धो दिया है इस समय। लेकिन सीएम का दौरा निरस्त होगा या फिर सीएम का दौरा सुनिश्चित है, इस बात की जानकारी अब से थोड़ी देर बाद मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा आज, और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुई अतिवृष्टि का संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने प्रदेश में हुए नुकसान के बारे में राहत आयुक्त से रिपोर्ट भी तलब करी है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं कुछ जगहों पर जनहानि की भी सूचना आई है। सीएम योगी ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आकलन करके तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिहाज से सभी जिलों में बनाए जा रहे कोविड वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि पीडियाट्रिक वार्ड की तस्वीरें अस्पताल में बाहर बैठे परिजन को दिखाई देगी। जिला देवरिया के पीडियाट्रिक वार्ड में इस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। आयोग ने कहा कि देवरिया की तर्ज पर ही सभी जिलों को व्यवस्थित करना होगा। इन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के लिए खिलौने और जरूरत के अन्य सामान की भी व्यवस्था की जाए। इस दौरान आयोग ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण निराश्रित हुए बच्चों को चिन्हित करने का काम तेजी से भी किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के आंकड़ों को लेकर खींचतान मची हुई है, या यूं कहें कि मची हुई थी, क्योंकि इस संबंध में सीएम योगी ने एक राहत भरा कदम उठाया। दरअसल सीएम योगी के निर्देश पर दायरा समिति कर रही राज्य निर्वाचन आयोग की पुरानी गाइडलाइंस को बदलने के आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे किसी भी मृत शिक्षक के परिजनों को नौकरी और मुआवजे से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस में चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले ही मुआवजा का लाभ पा सकते थे, जबकि कोरोना की परिस्थिति अलग है। कोई संक्रमित ड्यूटी के दौरान हुआ और कोई बाद में उसकी मौत हुई, उसके आश्रितों को राहत देने की बीच में आयोग की पुरानी गाइडलाइन आड़े आ रही थी, जिसको सीएम योगी ने निरस्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और बाबरी मस्जिद कमेटी के वकील रहे जफरयाब जुलानी को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बताया जा रहा है कि दफ्तर से बाहर आते समय उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। इसके बाद गुरुवार शाम को उनको
ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज भी चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की गति प्रदेश में अब धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश में अब रिकवरी रेट 91.80% हो गया है। कल की टेस्ट रिपोर्ट आज मिली है, जिसके हिसाब से प्रदेश में 6,725 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 2,50,000 से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। 24 घंटे में 238 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में 75 में से सिर्फ 15 जिलों में ही 49% संक्रमित हैं। सूबे में अब 1,16,434 एक्टिव केसेज हैं। इनमें से 60,816 संक्रमित सिर्फ 15 जिलों में हैं, यानी कि 49.2% संक्रमित 60 जिलों में से हैं, बाकी 50.80% हैं। सिर्फ 15 जिलों में ही 2,500 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन भी अब धीरे धीरे काबू में आ रही है, लेकिन सेकेंड स्ट्रेन ने प्रदेश में जान का सर्वाधिक नुकसान किया है। तो वहीं 13,590 लोग कोरोना से उबर भी चुके हैं। वहीं कोरोना महामारी के कारण सामने आई परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के स्कूलों में फीस में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी है। इस संबंध में उन्होंने शासनादेश भी जारी किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। स्कूल बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय लिया जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार ना पड़े। साथ ही विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित वेतन भी मिलता रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्कूलों के बंद रहने के समय के दौरान परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आज से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय और अन्य बोर्डों के सभी विद्यालयों में ऑनलाइन पठन पाठन की अनुमति दे दी है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी विद्यालयों को 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षकों को भी विभागीय कार्य घर से करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही परिषद ने 20 मई तक प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन पठन पाठन को स्थगित कर दिया था, जिसको अब शुरू कर दिया गया है। तो वहीं बड़ी संख्या में अपने शिक्षकों और शिक्षण कार्य से जुड़े कर्मचारियों की कोविड-19 से हुई मौत से बेजार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के टीकाकरण का ऑडिट शुरू किया। टीकाकरण के ऑडिट में का मकसद ये पता लगाना था कि टीका लगवाने से परहेज करना इन मौतों के लिए कहीं जिम्मेदार तो नहीं। इस संबंध में एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने विश्वविद्यालय को लिखे एक खुले पत्र में कहा कि इस बात के मजबूत सबूत हैं कि कर्मचारियों की तरफ से कोविड-19 का टीका लगवाने से परहेज करने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की इस वायरस से मौत हो गई हो। पिछले हफ्ते ही एएमयू के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस तरफ इशारा किया था। कुलपति ने पत्र में सभी से टीका लगवाने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में इस समय 2 टीकाकरण केंद्र हैं, सभी अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। वहीं यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी की रेती में सैकड़ों शव दफनाए गए, जिसकी हाल ही में कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। किस तरीके से वहां कुत्ते शवों को नोच कर खा रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश के नगर विकास विभाग ने गंगा किनारे दफनाए गए शवों की रिपोर्ट तलब करी है। यहां से जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही नगर विकास विभाग दफनाए गए शवों पर आगे की योजना तैयार करेगा। नगर विकास विभाग के निर्देशन पर महापौर अभिलाषा गुप्ता नदी में फाफामऊ शमशान घाट के उस स्थान का निरीक्षण करती नजर आई जहां सैकड़ों शव दफनाए गए। निरीक्षण के बाद महापौर ने माना कि बड़ी संख्या में शवों को दफन किया गया है। दफनाए गए शवों को गंगा में समाहित होने से रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बारिश के कारण बालू से बहकर गंगा में शव जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज हमारे साथ में संवाददाता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या कुछ मौजूदा हालात हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट तो तलब कर ली गई है, मट्टी क्या अभी भी बैठ रही है क्या बारिश के चलते? रही थी, आज तीसरा दिन है। हालांकि आज मौसम साफ हो गया है, लेकिन ये बारिश शमशान घाटों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि शमशान घाटों पर जैसे प्रयागराज का श्रृंगेरपुर धाम है,
हाफामऊ घाट है, अरैल घाट है, जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया गया है। तो ये पानी के बरसने की वजह से जो डेड बॉडीज 2 फीट गड्ढा करके डेड बॉडीज को गाड़ा गया था, ये ऊपर आने की संभावना थी। हालांकि कई तस्वीरें ऐसे भी आई थी श्रृंगवेरपुर धाम से, जहाँ पे कुछ जानवर डेड बॉडीज जो 2 फीट गड्ढे के नीचे खोद की गाड़ी गई, तो उसको खोद कर खाने की विजुअल या वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल होने पर जिला प्रशासन में अलर्ट हुआ। अब आपको बता दें, श्रृंगवेरपुर धाम में 140 सफाई कर्मी लगा दिए गए हैं और वो पूरे शमशान घाट की सफाई चल रही है। जो डेड बॉडीज 2 फीट गड्ढे में घुसी थी या लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं आनंद, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि घाट और गंगा के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल कम होती जा रही है, यानी कि वाटर लेवल इंक्रीज तो हुआ है और ये डर, ये बात कहीं ना कहीं महकमा भी समझ रहा है, तभी ये रिपोर्ट मांगी गई है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि नदी का किनारा और शमशान घाट ये बहुत डरावनी वाली तस्वीरें हैं और ऐसे में एक बात साफ है, जब भी बाढ़ या जल स्तर बढ़ता है तो ये डेड बॉडी सारी निकल के बहने लगेंगी और उन जगहों पे जाएगी जिससे महामारी का खतरा होगा। तो इस बात का ख्याल रखा गया है, प्रशासन या प्रदेश सरकार ने भी इस बात का ख्याल रखा। अब आम लोगों से ये अपील करी है कि डेड बॉडीज को जमीन में दफनाने के बजाय उसको जलाकर उसका अंतिम संस्कार करे और इससे ये फायदा होगा कि जो महामारी है इसकी वजह से जो शमशान घाट पे जो डेड बॉडीज गाड़ी गई है, जो महामारी फैलने का खतरा है वो भी कम होगा। और अब जिला प्रशासन ने यानी प्रयागराज ने जिला स्तर यानी हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को बता रही है कि अंतिम संस्कार जलाकर करे। और बिल्कुल, लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है और रिपोर्ट के आधार पर ही पता चलेगा कि आखिरकार क्षेत्र में कितने शव हैं जिनका मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के प्रयोग की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी अब यूपी सरकार उपलब्ध कराने वाली है। राज्य सरकार के इस कदम से दवा को लेकर हो रही कालाबाजारी पर ब्रेक लगेगा। सरकारी अस्पतालों में महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य को दवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं निजी अस्पतालों में भी स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दवा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी दवा की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इसे लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और आगरा मंडल में रखा गया है। तो बात दवा की हो गई, अब केसेस की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस लगातार हमलावर हो रहा है। इस घातक फंगस की चपेट में आने से 24 घंटे के अंदर अकेले राजधानी लखनऊ में 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इन मरीजों का इलाज पीजीआई और केजीएमयू में चल रहा था, तो वहीं ब्लैक फंगस की आशंका में 40 अन्य मरीजों को भर्ती किया गया है। इनमें से 34 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, बाकी 6 की रिपोर्ट आनी अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि अब तक राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 120 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं, तो वहीं ब्लैक फंगस मरीजों को बेड के संकट से बचाने के लिए केजीएमयू प्रशासन ने 30 बेड का नया वार्ड शुरू किया है, जिसमें मरीजों की भर्ती शुरू कर दी गई है। तो राजधानी में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के केसेस, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से मैनेजमेंट स्टार्ट हो चुका है, दवा भी लोगों को दी जाएगी। राजधानी में बीते 24 घंटे के अंदर सिर्फ राजधानी की अगर बात करें तो 6 लोगों की जान चली गई है। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का मामला। राजधानी लखनऊ में अब तक 120 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से पीजीआई और केजीएमयू में इलाज चल रहा है और केजीएमयू ने तो इस समय अलग से 30 बेड का वार्ड क्रिएट कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे में कई जगहों से लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। इस बार मामला यूपी के बरेली का, जहां पर चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित प्रधान और उसकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गई। हमले में प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं छर्रे लगने से उसकी पत्नी भी घायल हो गई है। भर्ती कराया गया है हॉस्पिटल में। एसपी सिटी के साथ सांसद मौके पर पहुंचे। 2 घंटे तक परिवार वालों ने गांव से शव नहीं उठने दिया और गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। तो लगातार पंचायत चुनावों में हिंसा का
जो हिंसा की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में बरेली की ये घटना आपको बता रहे हैं जहां पर नवनिर्वाचित प्रधान को गोली से मारने की घटना सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से हमारे संवाददाता फजलुर रहमान जुड़ चुके हैं। फजल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? नवनिर्वाचित प्रधान को गोली लगी है, माफ कीजिएगा, गोली से उसको मौत के घाट उतार दिया गया है, साथ में पत्नी को भी गोली लगी, ऐसा कहा जा रहा है। पत्नी की स्थिति कैसी है? पूजा, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली में लगातार मौत का कहर जारी है। यहाँ पर मर्डर किए जा रहे हैं। नवनिर्वाचित प्रधान को सरेआम कल 4 बजे के टाइम पे गोली मार दी गई, जिसके चलते उसकी मौके पर मौत हो गई और उसकी पत्नी को भी गोली लगी, जिससे वो घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए दबिश जारी की और चार लोगों को जो मुकदमा जिनका पंजीकरण किया गया है उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार लोगों का प्रयास है, उनके परिवार का प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को, 3 लोग जो बाकी फरार चल रहे हैं उनको भी पुलिस पकड़ के जेल भेजे। इसके चलते इन्होंने लगातार 3 दिन से यहाँ पर बरेली में ताबड़तोड़ हत्या हो रही है। कल और परसों दोनों दिन थोड़े से विवाद को लेकर हत्या हुई। अब ये चुनावी रंजिश है, जिसके चलते कैंट क्षेत्र के जो प्रधान चुने गए थे वो किसी काम से बरेली लाल फाटक पर बिल्कुल फजल, जिस तरीके से घटनाओं का दौर देखने को मिल रहा है, हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है, इस पर नकेल कसने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फजल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जो नवनिर्वाचित प्रधान थे, गोली लगने से उनकी हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है और पत्नी की स्थिति बेहद गंभीर, अस्पताल में भर्ती। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता फजल बता रहे हैं कि लगातार घटनाओं का दौर जारी है और ये सब चुनावी रंजिश के चलते हो रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का जरूर है और ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।